हेलो सर। यस सर मैं क्वेश्चन था कि अगर ब्लैक बॉडी को देखना चाहे तो वो इंफ्रारेड रीजन में आता होगा। नहीं, ब्लैक बॉडी किस रेंज में कर रहा है, मैं आ रहा हूं उस पे, आई एम कमिंग टू दैट, आई विल बी कमिंग ओके। टू दैट। Sir, then every electromagnetic radiation is associated with thermal radiation. एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज Associated with the thermal radiation. नहीं, व्हाई थर्मल? थर्मल वो ही होगा जो टेम्परेचर की वजह से होगा। अगर किसी और तरीके से हो रहा हो, उसको ऑसिलेट करवा दूं तो भाई, ऑसिलेट करवाने के लिए प्लीज अंडरस्टैंड, एक चार्ज को ऑसिलेट करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड अ फोर्स। एम आई राइट? Yes. तो वो फोर्स मैं बाहर से भी दे सकता हूं, जैसे जैसे ट्यूबलाइट में इज इट अ थर्मल रेडिएशन? नो। या आपका जो बल्ब्स है, या बल्ब्स नहीं, मैं स्पेसिफिकली हैलोजन लैंप्स या ट्यूबलाइट्स की बात कर रहा हूं, इज इट अ थर्मल रेडिएशन? नो, इट इज द वोल्टेज दैट वी आर अप्लाइंग, alternating voltage that we are applying, that is making the charges oscillate. So वहां तो मेरा फोर्स क्या है? वोल्टेज है जो चार्जेस को ऑसिलेट करवा रहा है, और उसके वजह से जो रेडिएशन निकल रहा है, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग एज द लाइट फ्रॉम द ट्यूब। लेकिन अगर वो टेम्परेचर की वजह से निकल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो जो रेडिएशन है दैट इज थर्मल रेडिएशन। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। ऑसिलेट, देखो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट, कोई भी, देखो न्यूटन्स लॉज अगेन, अगर किसी चीज को एक्सिलरेट करना है तो फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स कोई भी हो सकता है, कुछ भी फोर्स, कोई भी एक फोर्स देके उसको एक्सेलरेट करवा दो या उसको ऑसिलेट करवा दो। अगर वो फोर्स कोई भी है, अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इट विल एमिट रेडिएशन, एज सिंपल एज दैट। बट माय पॉइंट इज, अगर वो फोर्स टेम्परेचर है, if it is oscillating due to the temperature of the body, then it is called thermal radiation. If the source is temperature, because of heat of that body, if the charge particle oscillates due to heat क्या करता है? heat चीजों को randomize करता है, उनका kinetic energy बढ़ा देता है। so if due to heat in the body, if the charges oscillate and then it emits radiation, then that radiation is thermal radiation. Is it okay? यस सर। Yes, sir. So understand the concept of thermal radiation, and as I said, black body emits thermal radiation because मैंने बोल दिया है whatever radiation that we are talking about, black body radiation, यहाँ पे इस केस में it is a thermal radiation. And because, क्योंकि मैंने बोला है black body तभी emit करता है जब उसको heat किया जाता है, ये मैंने शुरू में ही बोल दिया। So whatever radiation that is coming out of black body, it is a thermal radiation. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन टोटली इज अ थर्मल रेडिएशन। हमारे शरीर से क्या क्या रेडिएशन निकल रहा है? सिर्फ थर्मल है हमारे शरीर में, आवर बॉडीज, या तुम्हारे घर में जो टेबल है, या जो टीवी है, या जो अलमारी है, या जो सोफा है, आर दे एमिटिंग ओनली थर्मल रेडिएशन राइट नाउ? आंसर्स? भाई तुम अपने सोफा को देख पा रहे हो, या तुम अपने अलमारी को देख पा रहे हो, या टेबल को देख पा रहे हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो ना? Yes. So Yes, that is sir. because light is getting reflected. That is not thermal radiation. But remember, the objects that are around you that you can see, उसमें reflected radiation भी है और उसका अपना एक thermal radiation भी है, because every body in the room, every object that is there in your room, every object is at a certain temperature. तो हर एक ऑब्जेक्ट, इमेजिन करो अगर आप थर्मल कैमरा अभी पुट ऑन कर लेते हो, हर एक चीज का थर्मल रेडिएशन देख पाओगे। योर बेड, योर टीवीज, योर फैन, योर सोफा, योर अलमीराज, एनीथिंग, इवन योरसेल्फ। आप अपने आप को मिरर में देख पा रहे हो बिकॉज देयर इज रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फ्रॉम द लाइट सोर्स इन योर रूम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको छोड़ के भी एक थर्मल रेडिएशन भी है हर एक बॉडी। दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर व्हिच यू कैन नॉट सी राइट नाउ, बट इट इज देयर। पुट ऑन अ थर्मल कैमरा एंड यू विल बी एबल टू सी। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So moving on to the black body. Is my whiteboard visible? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था, कैसा दिखने में था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी ब्लैक बॉडी से जो निकला रेडिएशन वो दिखने में कैसा था? प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल कर्व. एक्सपेरिमेंटल कर्व ऐसा कुछ दिखता है. This side is wavelength, x-axis, and this side I'll mention it as u lambda, d lambda. This is called the energy density. Don't get intimidated, मैं समझाऊंगा सब कुछ. This is called energy density. I'll explain everything. And the curve looks like this. ऐसा कर्व दिखता है. At a certain temperature, say T1 Kelvin. ये एक टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया. ब्लैक बॉडी का एक टेम्परेचर, कोई भी एक ब्लैक बॉडी है, उसका एक टेम्परेचर है T1. उस पे it looks like this. Now what is u lambda d lambda? Please understand. Students, I'll go slow. Wherever you do not get that point, you will ask me. U lambda d lambda, ये जो y axis में है, पहले इसको लिख लेते हैं students. Let us write it down first and then we will understand. It is the energy emitted by the black body per unit volume within the wavelength range lambda and lambda plus b. Please write it down first and then I'll explain. Tell me when it's done. Done, sir. Okay. देखो स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कर्व है, थियोरेटिकली नहीं. यानी किसी ने क्या किया, प्लीज समझो बात को. मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको. एक ब्लैक बॉडी लिया, ब्लैक बॉडी लेके मैंने क्या किया, उसको एक टेम्परेचर दे रखा. क्या टेम्परेचर दिया मैंने उसको? T1 केल्विन. फॉर एग्जांपल मान लो 300 केल्विन रूम टेम्परेचर. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस ब्लैक, क्योंकि एक टेम्परेचर है उस ब्लैक बॉडी का, उसका एक थर्मल रेडिएशन निकलेगा. मैं उस थर्मल रेडिएशन में जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन ईच वेवलेंथ रेंज. यानी ब्लैक बॉडी, अंडरस्टैंड, मैंने डेफिनेशन में आप लोगों ने ही बोला है, इट एब्सॉर्ब्स एवरीथिंग एंड व्हेन हीटेड इट एमिट्स एवरीथिंग. सारा रेडिएशन एमिट करता है. यानी सारा रेडिएशन मतलब सारे वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करता है. लेकिन अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग अमाउंट में करता है. दैट्स द पॉइंट. इट एमिट्स एवरी रेडिएशन, एवरी वेवलेंथ, बट इट एमिट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय अ डिफरेंट अमाउंट, बाय अ डिफरेंट एक्सटेंट. यानी कोई कोई वेवलेंथ को थोड़ा ज्यादा एमिट करता है, कोई कोई वेवलेंथ को थोड़ा कम एमिट करता है. वही बोल रहा है ये वाला ग्राफ. प्लीज अंडरस्टैंड. देखो ग्राफ में देयर इज अ पीक. एक पीक आ रहा है ना यहाँ पे. इसको हम लोग बोलेंगे, मार्क करेंगे लैम्डा एन. ये कौन सा वेवलेंथ है? इस वेवलेंथ पे द ब्लैक बॉडी इज एमिटिंग द मैक्सिमम. एम आई राइट? देखो Threshold wavelength. नहीं नहीं नहीं, थ्रेशोल्ड कहां.
इट इज एमिटिंग द मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम एमिट कर रहा है। वाई एक्सिस है कि क्या, प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस क्या है, एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी वो एमिट कर रहा है, हाउ मच एनर्जी इज द ब्लैक बॉडी एमिटिंग विदिन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। यानी इस छोटे से रीजियन में ये ले लो लैम्डा और ये ले लो लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी एक छोटा सा इंटरवल ले लो, तो इस इंटरवल में वो कितना एमिट कर रहा है, दैट इज दिस। प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड, हु हैज रिटन इट? Is it okay with everybody? Yes, sir. यानी मैं क्या देखना चाहता हूं, प्लीज देखो, I'll make you understand. I'll put this is my lambda और यहां मेरा एनर्जी चाहिए, तो मैंने क्या लिया, मैंने एक ब्लैक बॉडी ले लिया, उसका एक टेम्परेचर पुट कर दिया T1 के लिए। नाउ आई वांट कि अच्छा लैम्डा इक्वल टू इतने में वो कितना एमिट कर रहा है, इतने से और इतने के बीच में, यानी से फॉर एग्जांपल 500 नैनोमीटर से 500.01 नैनोमीटर, इस रेंज में, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी लगभग कितना वेवलेंथ है, व्हाट इज द वेवलेंथ? द वेवलेंथ इज अराउंड 500, 0.01 mm, नहीं लैम्डा कितना है, लैम्डा का रेंज, लैम्डा का वैल्यू कितना है, 500 mm, हाँ 500 लगभग, mm to 500 हाँ लगभग 500 mm, यानी दैट मींस डी लैम्डा इज वेरी स्मॉल, तो डी लैम्डा स्मॉल होना भी चाहिए 0.01 नैनोमीटर। तो मैं चाहता हूं कि इस वेवलेंथ का कितना एमिट कर रहा है, कितना एनर्जी एमिट कर रहा है, उसको रीड करूं एक्सपेरिमेंट से। तो आंसर आया 500 से 501 के बीच में इतना एमिट कर रहा है, इतना एमिट कर रहा है। चलो फिर मैंने लिया, अच्छा चलो फिर ठीक है, 600 टू 600.01 के बीच में कितना एमिट कर रहा है, तो आंसर आया ये रहा 600 से 600.01, इसके बीच में इतना एमिट कर रहा है। फिर 700 से 701 के बीच में इतना एमिट कर रहा है, 800 से 800.01 के बीच में इतना एमिट कर रहा है, 900 से इतना एमिट कर रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। फिर 1000 के बीच में इतना एमिट कर रहा है, फिर थोड़ा और ज्यादा वेवलेंथ में इतना एमिट कर रहा है, फिर थोड़ा और में इतना एमिट कर रहा है, इतना एनर्जी एमिट कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, फिर थोड़ा और ज्यादा में इतना कर रहा है, फिर थोड़े और ज्यादा में इतना कर रहा है। Now if I join the points, what I get is the experimental graph that I have drawn it over here. Is it okay, students? Yes, sir. Yes, sir. No. Where is the problem? There are some points which have not been joined by the graph. नहीं कि किसी ने बोला कि समझ में नहीं आया, सारा पॉइंट्स ग्राफ से ज्वाइन होगा, ये तो मैंने रफली ड्रॉ किया है, ग्राफ ऐसा होगा पूरा। किसी ने बोला समझ में नहीं आया, मैं पूछ रहा हूँ क्या नहीं समझ में आया, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अगेन। आई थिंक समवन सेड डिडंट गेट इट। Is it clear? Okay, yeah, can I proceed or should I again stress on this? Yes, sir, understood. So you can continue. Okay, so देखो please again I repeat, this should be an interactive class. If you are not getting anything, then please ask me. I'll explain 100 times if you like, but please do not sit quiet because आप लोग सीखने आए हो यहाँ से। So this is an experimentally drawn graph, यानी एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है इस ग्राफ को। What is my u lambda d lambda? Remember, हम लोग इसी को यूज करेंगे throughout the syllabus, तो ये टर्म पता होना बहुत जरूरी है। What is u lambda d lambda? U lambda d lambda is the energy emitted by the black body per unit volume within the wavelength range lambda and lambda plus d lambda। तो लैम्डा को चेंज करो और देखो कितना एनर्जी एमिट कर रहा है, दैट इज माय वाई एक्सिस। यानी अलग, ये बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ क्या है? इट इज द ग्राफ टेलिंग अस कि अलग अलग वेवलेंथ का
कितना कितना रेडिएशन एमिट कर रहा है ब्लैक बॉडी. इज इट ओके? Yes, sir. So take different wavelengths and see how much energy that black body is emitting, and then join all the points. What you will get is, you will get a graph like this at a particular temperature T1. Is it okay, everybody? सर डिफरेंट Yes, sir. ब्लैक बॉडीज तो डिफरेंट वेवलेंथ एमिट करेंगे. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. तो मतलब ब्लैक बॉडी उन्होंने मतलब क्या ब्लैक बॉडी लिया, मतलब डिफरेंट ब्लैक बॉडीज तो डिफरेंट नहीं नहीं, ये एक ही ब्लैक बॉडी का है, ये एक ही ब्लैक बॉडी का है, ये एक ही ब्लैक बॉडी का है. दिस इज अ सिंगल ब्लैक बॉडी. वो अभी अभी ब्लैक बॉडी का कुछ देर पहले मैंने डेफिनेशन दिया. व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? अ ब्लैक बॉडी इज, उसपे सॉरी ब्लैक बॉडी, उसपे जितने रेडिएशंस गिरेंगे वो सारा एब्जॉर्ब करेगा, और जब उसको एक टेम्परेचर दोगे, फाइनाइट टेम्परेचर, वो सारा रेडिएशन एमिट भी करेगा. इज इट ओके? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी. यस सर. तो ये एक ही ब्लैक बॉडी है, समझो. ये एक ही ब्लैक बॉडी अलग अलग वेवलेंथ एमिट कर रहा है. ये सारे वेवलेंथ एमिट कर रहा है, देखो ये सारे वेवलेंथ एमिट कर रहा है, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में कर रहा है. कुछ को थोड़ा कम कर रहा है, यानी ये वेवलेंथ कितना कर रहा है, ये वाला वेवलेंथ कितना कर रहा है. अगर मैं ग्राफ से देखूं तो ये वेवलेंथ इतना कर रहा है. एम आई राइट? ये इतना कर रहा है. अच्छा, ये वाला वेवलेंथ कितना कर रहा है? ये वाला वेवलेंथ अगर मैं ग्राफ से देखूं तो ये वाला वेवलेंथ कितना कर रहा है. ये वाला वेवलेंथ कितना कर रहा है? ये वाला वेवलेंथ अगर मैं ग्राफ से देखूं तो ये वाला वेवलेंथ कितना कर रहा है. ये वेवलेंथ कितना कर रहा है? ये वेवलेंथ और कम कर रहा है, इतना कर रहा है. ये वेवलेंथ और कम कर रहा है. इज इट ओके? समझ गए? यस सर. Yes, sir. It is as if you are the black body, and let us say you are distributing sweets or you are distributing chocolates. You distribute all the chocolates in the market. जितने chocolates हैं मार्केट में, तुम सारे के सारे chocolates distribute करते हो, सब के सब टाइप के. ये chocolates क्या है यहाँ पे? They are all the wavelengths. तुम हर एक, और तुम ब्लैक बॉडी हो, तुम हर एक टाइप का चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन सबको एक ही अमाउंट में नहीं कर रहे हो. Say for example, you are distributing silk more. Say suppose you are distributing 5-star more than the others. Some less, some more. अलग अलग अमाउंट में अलग अलग चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. इज इट ओके? लेकिन सारे कर. सो दिस इज द ब्लैक बॉडी. कोई कुछ बोल रहा था? हाँ बोलो. हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग एनर्जी क्यों इमिट कर रहा है? क्योंकि वो अलग अलग अमाउंट में कर रहा है. Because it is emitting in a different amount, different wavelengths. Black body का आके, you can see from the graph that the black body has a favorite wavelength. ये वाला wavelength range उसका favorite है ना? क्योंकि इस वेवलेंथ में वो सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है. Am I right? इस वेवलेंथ में फिर क्या बोलेंगे? हाँ सर. इस वेवलेंथ का नाम है लैम्डा एम. लैम्डा एम, that is the wavelength at which the black body emits the maximum. ठीक है? इस वेवलेंथ में वो सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है, बाकियों में कम कर रहा है. So this is the wavelength at which the black body emits the maximum. अब मेरा सवाल आप लोगों से है, आपके और मेरे बॉडी या हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, इतने देर से मैं जो बोल रहा था, हमारा ये लैम्डा एम कौन से रीजन में लाई कर रहा है? वी आर ऑल्सो एमिटिंग थर्मल रेडिएशन. हमारा ये मैक्सिमम वेवलेंथ किसमें है? हमारे इस वाले टेम्परेचर पे. Visible. हाँ, हम विजिबल में कर रहे हैं थर्मल. इतनी देर से बोला मैंने. That's not possible. Infrared. अभी अभी बोला मैंने, हमारा लैम्डा एम जो है दैट इज IR रीजियन. तभी तो देख नहीं पा रहे हैं. थर्मल कैमरास चाहिए क्यों? थर्मल रेडिएशन देखने के लिए. अरे विजिबल वाला कौन सा है? विजिबल वाला है जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. दैट इज नॉट थर्मल रेडिएशन. हमारे बॉडी से जो निकल रहा है
व्हाट इज दैट? हीट के वजह से जो निकल रहा है वो कौन से रीजन में लाई कर रहा है हमारे बॉडी से, जो thermal इंफ्रारेड। हाँ, Infrared. तो हमारा रेडिएशन कौन से में है? ये वाला लैम्डा एम हमारा किस में पड़ता है? आवर लैम्डा एम लाइज इन द इंफ्रारेड. एम आई राइट? यस सर। Please understand this. देखो, I'll be doing something very interesting now. What people saw was, this was lambda, this was energy density, u lambda d lambda whatever. तो T1 टेम्परेचर पे कुछ ऐसा निकला, ये रहा T1 केल्विन. क्या देखा गया स्टूडेंट्स कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ग्राफ ना कुछ ऐसा बन जाएगा. इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस. ये T2 पे है, ये वाला T2. ओके, I'll remake the graph. Just a second. I'll remake the graph. This is Sir, increase the temperature means increasing the temperature of that black body. body, Black body. right? So this is, let us say, T1. Again, drawing this, whatever, u lambda d lambda. So you take this. This is T1, and another increase the temperature of the black body is, this is, let us say, this is T2. तो ये वाला मैक्सिमम जो है, this is lambda m1 for T1 temperature, and this is for lambda m2. This is for temperature T2, and remember T2 is greater than T1. अच्छा, दो चीजों का चेंज आया ग्राफ में. बोल सकते हो क्या क्या? Can anybody tell me? Change in wavelength. Wavelength लैम्डा of what? Wavelength of what? पहला चेंज देखने से बोलो. The peak, the height of the graph has increased. Wavelength of energy density. अच्छा, एक सेकंड देखो. The height of, वेवलेंथ चेंज हो गया जिस पे वो सबसे ज्यादा emit हाँ, करता है, right. अगर टेम्परेचर चेंज हो. अच्छा ठीक है, okay. The first is the height of the graph has increased. Am I right? Yes, sir. यस सर. That means the energy has also increased. और वो होना भी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ज्यादा एनर्जी देगा वो आउटपुट में भी. Am I right? यस सर. अच्छा, Yes, sir. ये बड़ा. लेकिन जो दूसरा तुम लोगों ने राइटली पॉइंट आउट किया, टेम्परेचर जब मैं बढ़ाता हूं, इंक्रीज, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, द फेवरेट वेवलेंथ जिसमें वो एमिट करता है वो डिक्रीज करता है. Am I right? Decrease हो जाता है. Yes, sir. Am I यस right? सर. Am I right? Students, Yes, sir. interesting. Yes, sir. वेरी इंटरेस्टिंग. और इसका आज मैं तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने वाला हूँ. डे टू डे लाइफ में आप लोग हर वक्त देखते हैं, इसको फेस करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा आपने. टुडे आई टेल यू. देखो, इस लॉ को वी विल स्टडी इट, डोंट वरी. इस लॉ को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. हम लोग स्टडी करेंगे, अभी सोचने की जरूरत नहीं, बस समझ लो, नाम जान लो, हम लोग पढ़ेंगे. सो व्हाट इज सीन इन सर ये ब्लैक नाम बॉडी? सुना हुआ है सर. सर ये नाम सुना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में सुना हुआ है. ठीक है, ओके, अगर सुना है तो अच्छा है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. क्या देखा गया है ब्लैक बॉडी के केस में कि अगर मैं ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जिस वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम एमिट कर रहा है, द वेवलेंथ एट व्हिच इट वाज एमिटिंग मैक्सिमम लैम्डा m1, नाउ अब जिस वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम एमिट कर रहा है दैट वुड डिक्रीज. इज इट ओके? ये देखा गया एक्सपेरिमेंट से, ये देखा गया. यस. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा था, लेट्स टेक एन आयरन रॉड. एक आयरन रॉड को लेते हैं स्टूडेंट्स, उसको ना रूम टेम्परेचर पे रखते हैं. रूम टेम्परेचर यानी आपके घर में जो लोहा है, कहीं भी आप लोग देख सकते हो, फैन है, ये सब है, दे आर आयरन. दिस इज आयरन.
मुझे बता सकते हो इसका थर्मल रेडिएशन अभी कौन से रेंज में है? फेवरेट। इसका लैम्डा एम कौन से रेंज में है? इंफ्रारेड। आइए, आप लोग में से कोई इसको देख पा रहा है, इसका थर्मल रेडिएशन? पंखे को देखो, तो पंखे का थर्मल रेडिएशन देख पा रहा है कोई? नो नहीं सर। सर। No, sir. नहीं, राइट? नाउ व्हाट यू डू, यू हीट दिस, इसको गर्म करना शुरू कर दो, आयरन को। क्या होगा? क्या होगा? इसका कलर होने लगेगा रेड। आपको लाल दिखेगा, रेड दिखेगा पंखा? Yes, मतलब sir. जो लोहा गर्म हो रहा है, Yes, विल sir. यू सी रेड? दैट मीन्स, Yes, sir. और वो गर्म होने की वजह से दिख रहा है, दैट मीन्स नाउ द रेडिएशन दैट यू आर सीइंग इज द थर्मल रेडिएशन। एम आई राइट? Yes, sir. सो व्हाट Yes, इज sir. नाउ द लैम्डा एम? रेड। Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो वेवलेंथ क्या हुआ? Red. फेवरेट वेवलेंथ घट गया, हट गया। Red. आईआर से रेड में चला गया। और Yes, इंक्रीज sir. करो इसका टेम्परेचर, और इंक्रीज करो, और हीट करना शुरू कर दो, इट विल मूव टुवर्ड्स येलो। और हीट करो, Yes, sir. विल मूव टुवर्ड्स ब्लू। और हीट करो, Finally, फाइनली व्हाइट, फाइनली व्हाइट होके फिर से गायब हो जाएगा। तो देख रहे हो थर्मल रेडिएशन का मूवमेंट? ये मूवमेंट समझ Yes, में आ sir. रहा है? Yes, sir. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा का पूरा चीज आपके किचन में मम्मी लोग समझ जाती है गैस को देखकर कि गैस खत्म होने वाला है। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? उनको टेक्निकली तो शायद smell- नहीं पता, उनको स्मेल शायद, करने लगता है। उनको नहीं 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 गैस नहीं खत्म होने वाली। नहीं नहीं नहीं, उनको शायद टेक्निक गैस का कलर देख के बोल देते हैं, फ्लेम का कलर देख के। प्लीज अंडरस्टैंड, जब गैस भरा होता है, व्हेन योर सिलेंडर इज फुल, दैट मींस जो गैस का टेम्परेचर है दैट इज हाई। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो गैस का टेम्परेचर अगर हाई होता है, दैट मींस द फेवरेट वेवलेंथ विल बी लो। Yes, sir. थर्मल रेडिएशन का जो ब्लू फ्लेम का, कलर प्रोड्यूस करता है। हाँ, तो वो ब्लू देता है, ब्लू। तो जब भी फ्लेम का ब्लू कलर होता है तो समझ में आता है अच्छा गैस भरा हुआ है। धीरे धीरे जब मदर्स खत्म लोग होने वक्त ऑरेंज कैसे? हाँ, ऑरेंज रेड हो जाता है। जब मदर्स लोग देखते हैं Orange red, कि orange. हाँ, जब लैम्डा बढ़ने लगता है यानी रेड की तरफ चला जाता है, तो उनको समझ में आता है कि टेम्परेचर, हम लोगों को समझ में आ रहा है टेम्परेचर घट रहा है, तभी ना लैम्डा बढ़ रहा है, फेवरेट। एम आई राइट? यस सर। और Yes, टेम्परेचर घट रहा है मतलब द गैस कंटेंट इनसाइड द सिलेंडर इज डिक्रीजिंग। तो जैसे ही मम्मी लोग यहाँ पे दे सी द रेड कलर फ्लेम, वो बोल देती है गैस बुक करवाओ, मे बी द गैस इज फिनिश्ड। उनको टेक्निकली नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट उनको ये पता है कि कलर्स देख के गैस का कंटेंट हम लोग गेस कर सकते हैं और उस हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। बट नाउ यू नो द टेक्निकल रीजन कि ऐसा क्यों होता है। इट इज एमिटिंग थर्मल रेडिएशंस। ये जो ब्लू कलर आप फ्लेम का देख रहे हो, इट इज ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्लेम का, फ्लेम में जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना हीट कंटेंट ज्यादा होगा, उसका फेवरेट थर्मल रेडिएशन का वेवलेंथ कम होगा, यानी वो ब्लूइश एमिट फ्लेम दिखेगा। और जितना टेम्परेचर कम होता रहेगा फ्लेम का, the lesser the temperature of the flame, the higher will be the favorite wavelength. That is, it will move towards red. यही वाला same Wien's displacement law, यही वाला। So you see thermal radiation every day. You just didn't realize. और ये displacement law भी आप लोग देख रहे हो, you just didn't realize. Now you know the technical reason behind it, कि ऐसा हो रहा है। Now the whole point is, मैं ये सब आपको क्यों बोल रहा हूँ? The whole point is, ये जो experiment है, this black body radiation curve, ये जो मैंने curve बनाया हुआ है, let me rub everything and again draw this. This is lambda, this is u lambda, d lambda, and the graph looks like this something.
T1 Kelvin. Let us say at a single temperature. This, I repeat, students, this was an experimental curve. किसी के पास कोई थ्योरी नहीं था कि इस ग्राफ का शेप ऐसा क्यों है, उसको एक्सप्लेन करना. Nobody had the mathematical formula that fitted the graph. यानी u lambda d lambda, it should be a function of lambda. ये क्या है? What function? क्या फंक्शन है ताकि ये वाला कर्व मिल सके, ये वाला कर्व मिल सके? क्या फंक्शन होगा? What mathematical function, what mathematical formula या function is u lambda d lambda ताकि ये मिल सके? So u is a function of lambda. You can see. क्या है वो फंक्शन? क्या है वो फंक्शन? किसी को नहीं पता. Nobody. ये एक्सपेरिमेंटली कर्व मिला. एवरीबडी गॉट दिस कर्व एक्सपेरिमेंटली. एक्सपेरिमेंट से यहां पॉइंट मिला, यहां पॉइंट मिला, यहां पॉइंट मिला, यहां पॉइंट मिला, यहां पॉइंट मिला. दे गॉट द पॉइंट्स फॉर डिफरेंट लैम्डास. ये सारे पॉइंट्स मिले और इन सब पॉइंट्स को जोड़ के व्हाट दे गॉट वाज अ कर्व. लेकिन किसी के पास इस कर्व का कोई फॉर्मूला नहीं था. और ये कर्व ऐसा क्यों आ रहा है? Nobody had the answer. Max Planck came up with the answer. And he started quantum mechanics. इसमें quantum mechanics का शुरू है. This is the start of quantum mechanics, 1900. He started it with a very weird idea. एक बिल्कुल weird और strange idea से उन्होंने इसको प्रूफ किया. इसको एक फॉर्मूला ले आए वो, and that started all the quantum mechanics. But let me tell you again, ये इतना आसान नहीं था उनके लिए. मैक्स प्लैंक later on एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, it was an act of desperation. मैक्स प्लैंक को भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि उनके हाइपोथेसिस का क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं. व्हाट इंप्लीकेशंस वुड बी देयर ऑफ हिज हाइपोथेसिस, उनको नहीं पता था. उनको बस ये ग्राफ फिट करना था. प्लीज अंडरस्टैंड. उनसे पहले बहुत लोगों ने ट्राई किया, बहुत लोगों ने. वीन्स ट्राइड इट, रेले, जीन्स, these scientists tried. इन सारों ने ट्राई किया था, but they all failed. Max Planck succeeded because Max Planck classical mechanics से थोड़ा अलग सोचे और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाद में. And that revolutionized the modern science. It was the birth of quantum mechanics. सर यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब स्टार्टिंग होता है. Yes, ये yes, कर्व इसको हाँ इस कर्व को एक्सप्लेन करने के चक्कर में, इस कर्व का u लैम्डा क्या होगा, ये y एक्सिस ये क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन क्या होगा, क्या फंक्शन होगा ताकि सेम कर्व मिले. यही वाला कर्व मिले, यही वाला कर्व मिले T1 टेम्परेचर, यही वाला कर्व. ये तो एक्सपेरिमेंटली मिला. इसका फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट. अगर फिजिक्स समझ में आ गया तो इसका मैथमेटिकल डिडक्शन भी हो जाएगा. व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट? नोबडी हैड द आंसर. मैक्स प्लैंक केम अप विद दैट आंसर. लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, उस आंसर को लाने के चक्कर में मैक्स प्लैंक सेड इट वाज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन. आई रिपीट, ही सेड इट वाज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन. वो डेस्परेट थे इसको फिट करने के चक्कर में. उसके चक्कर में उन्होंने एक ऐसा हाइपोथेसिस दे दिया, एक ऐसा लॉ दे दिया जो कि पहले किसी ने नहीं सुना. और उसका एक्सप्लेनेशन खुद मैक्स प्लैंक के पास नहीं था. इवन मैक्स प्लैंक डिड नॉट हैव द आइडिया कि वो क्या क्यों हो रहा है, बस हो रहा है. एंड बिकॉज वो हो रहा है उसके वजह से ही मैक्स प्लैंक वाज एबल टू फाइंड आउट द राइट फॉर्मूला
which everyone else failed. बाकी सब फेल किए, but Max Planck succeeded because उन्होंने एक नया हाइपोथेसिस दिया. उस हाइपोथेसिस के चक्कर में मैक्स प्लैंक सक्सीडेड. बट आई रिपीट, मैक्स प्लैंक को खुद को नहीं पता था कि उस हाइपोथेसिस का क्या क्या इंप्लीकेशन होने वाला. ही जस्ट गेव इट एंड ही सेड लेटर ऑन दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन. मैं उस वक्त डेस्परेट था, मुझे किसी तरह से उसको फिट करना. सो उसके बाद लोगों ने समझा कि अच्छा इसका फिजिक्स क्या हो सकता है. बट मैक्स प्लैंक जस्ट गेव इट, बट सिंस ही गेव इट, ही इज द फादर ऑफ. So quantum mechanics, the concept started in 1900 because एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. ये प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड था ही नहीं, मतलब ये किसी को पता ही नहीं था ना, क्वांटम मैकेनिक्स नाम ही नहीं पता था. प्रॉब्लम था इस ग्राफ को फिट करना, प्रॉब्लम था इस ग्राफ का एक मैथमेटिकल फंक्शन निकालना. उसके चक्कर में एक नया मैकेनिक्स निकल आया जो किसी को नहीं पता. Am I clear to everybody? Yes, sir. सर तो इसी ग्राफ से मतलब वो ब्लैक होल का भी संबंध नहीं है नहीं इसी ग्राफ नहीं से? नहीं, ब्लैक होल इज आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ब्लैक बॉडी और ब्लैक होल में कंफ्यूजन मत करो. ब्लैक बॉडी is again an outcome of Einstein's general theory of relativity. Black hole कुछ और है. Black hole is something different. Okay, so it is due to the general theory of relativity, and this black body is the father of quantum mechanics, and black hole is a child of Einstein's general theory of relativity. So please do not get confused. These two are different. So I'll take the attendance because we are about to finish. Any questions till now? So why did Einstein not believe in this quantum mechanics? Because I said that this probabilistic nature Einstein did not like. मैंने पिछले दिन बोला था, if quantum mechanics के जो basic देखो, अब तक इसमें मैक्स प्लैंक did not have any idea about the probabilistic nature. मैक्स प्लैंक को सिर्फ इसको फिट करना था, लेकिन इसके वजह से जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर बाहर आया क्वांटम मैकेनिक्स का, या नेचर का, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब नेचर का, कि भाई इलेक्ट्रॉन को खुद को नहीं पता कि वो कहां है. Isn't that weird to everybody? भाई मुझे नहीं पता हो सकता है, मे बी आई डू नॉट नो ड्यू टू माई लैक ऑफ नॉलेज, बट इलेक्ट्रॉन को नहीं पता, खुद को नहीं पता. That was weird. So even that is what Einstein said, because मतलब quantum mechanics बोल रहा है even God doesn't know where he is, or even nature doesn't know, or the electron doesn't know where the electron itself is. So Einstein was, he sulked at the idea. He said this is not possible, because हम लोग देखेंगे, जितना हम लोग इसमें प्रोसीड करेंगे देखेंगे, ये क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट कर रहा है मैक्स प्लैंक. उसने एक ऐसा हाइपोथेसिस दे दिया जिसके वजह से बाकी कुछ इंप्लीकेशंस आ गए कि इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी अ पार्टिकल, इट शुड बी अ वेव. यानी वो एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह में हो सकता है. ये प्रॉब्लम दे रहा था आइंस्टाइन. इस थ्योरी की वजह से, प्लैंक के इस एक्सप्लेनेशन के चक्कर में ऐसे बहुत सारे वियर्ड कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. And we will see that. मैं एक एक करके आऊंगा. पहले हम लोग प्लैंक्स हाइपोथेसिस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और उसका क्या इंप्लीकेशंस हो सकता है वो भी देखेंगे, क्यों इतना वियर्ड था. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. So we will see everything. Next class we will start with Planck's derivation.